अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। यौम पाकिस्तान, यौम तजदीद अहद वफ़ा, पाक सरज़मीन को अजीम से अजीम तर बनाने के अहद की तजदीद, सारे इख्तिलाफ भुलाकर इत्तेहाद के साथ रहने के अहद की तजदीद, ज़ाती मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह देने के अहद की तजदीद, पाकिस्तानी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के अहद की तजदीद, अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने के अहद की तजदीद, साइंस और तहकीक के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के अहद की तजदीद, खेल के मैदान में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने के अहद की तजदीद, अपने खून के आखिरी कतरे तक मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत के अहद की तजदीद। उसका आज दिन है। दुश्मन मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, पहाड़ों में हो या गारों में हो, पाक फ़ौज से कुछ भी छुपा नहीं है। और इसका इजहार सिर्फ आज से 5 दिन पहले भरपूर तरीके से किया भी गया, जब अफ़गानिस्तान में छुपे कालदम TTP के दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को मोहलत दी कि वो इस पर माफ़ी मांगे और करे, लेकिन फिर जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर हमारी तरफ से हमले का फ़ैसला हुआ। 16 मार्च को मुझे मैसेज मिला कि मुत्तकी साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं मुझसे बात करना चाहते। मैंने वो कॉल ली। कॉल के दरमियान मुझे न्यूज आई अटैक हुआ हमारे नॉर्दर्न एरिया में, हमारे 7 लोग शहीद हो गए। मैंने एक्सीलेंसी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान को ये कहा, हमारी इतला ये है गुल बहादुर ग्रुप जो है वो इसका जिम्मेदार है, TTP को यूज किया जा रहा है और उसकी लीडरशिप आपके मुल्क में एक्शन लें, हमारे हवाले करें। जब ये वाकया हुआ उस दिन रात उनके फ्यूनरल थे, मैं उसमें शामिल हुआ, आर्मी चीफ थे, हमारी लीडरशिप थी। पाकिस्तान देन डिसाइडेड काउंटर रिस्पॉन्स, कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं हुआ तो फिर हमने भी ये फैसला किया। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था। नाज़रीन, जंगी मैदान के साथ माशी मैदान में भी पाक सरज़मीन को ताकतवर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। रवा बरस के पहले 2 माह के दौरान पाकिस्तान से चीन के लिए बरामदात में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान बरामदात $446 मिलियन से ज़ायद थीं, जो $22 मिलियन इजाफे के साथ $468 मिलियन रिकॉर्ड की गई हैं। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए भी इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान फाइनल कर लिया गया है। FBR के मुताबिक रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ये टैक्स दुकान के सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा और पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होना शुरू हो जाएगी। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए और कुछ सियासी मामलात को डिस्कस करने के लिए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, हुकूमत तवील प्रोग्राम में जाने का इरादा रखती है IMF के साथ। नए वज़ीर ख़जाना भी तवील मुद्दती प्रोग्राम की ही बात कर रहे हैं। आपने भी गुज़िश्ता दिनों ही लिखा था कि गुज़िश्ता 23 प्रोग्राम से इस्तेहकाम नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, हमें अपने मसाइल फ़िक्स करने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए ज़ुबैर साहब फिर हमें, जो हम कई सालों से नहीं कर पा रहे? और क्या ये बात पहले भी अपनी क़यादत को समझाते थे और सुनी नहीं जाती थी सर आपकी? देखें, ये अच्छी बातें जो आपने अभी की हैं वो बहुत जाहिर सी बात है, इस पर कोई भी नहीं एतराज़ कर सकता। लेकिन आपको जब हम कहते हैं 23 दफ़ा हम पहले जा चुके हैं IMF, और पिछले 20 साल में ही देख लें कि हर जो हुकूमत आई है उसने सबसे पहला काम जो किया है वो IMF के पास जाने की बात की है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको समझ ही नहीं आ रही है कि ये चीज़ें तो हम पहले भी सुन चुके हैं कि हमने टैक्स नेट में लेके आना है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया उन सेक्टर्स को जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट में नहीं है, एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल या ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल। इसी तरह से हम जब ये कहते हैं कि हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, PIA और स्टील मिल और दूसरे इदारे, उनकी बदहाली इतनी है कि उसको फिक्स करना होगा और फिर जाके हमारी मईशत आगे जाएगी। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में जो लाइन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो तबाह हाली है और सो ऑन, उसको ठीक करना पड़ेगा।
तो ये तो सब सुन सुन के कान पक नहीं चुके हैं सबके। तो सवाल तो पहले इस वक्त ये उठाने की ज़रूरत है कि आईएमएफ के पास जब आप जाते हैं तो इस वजह से जाते हैं कि इस वक्त हमारी जो मईशत की सिचुएशन है उसमें ज़ाहिर है डॉलर्स की कमी है, हमें बाहर डॉलर्स देने हैं, अगर हम डॉलर्स नहीं देंगे तो हमारी ज़ाहिर है मईशत अफेक्ट होगी और बल्कि डिफ़ॉल्ट होगा। तो इस वजह से आईएमएफ के पास, लेकिन इन रिटर्न आईएमएफ आपको ये चीज़ें करने के लिए कहता है क्योंकि आईएमएफ इज़ नॉट अ परमानेंट फिक्सचर, आईएमएफ इज़ सपोज टू बी अ वन टाइम सोल्यूशन कि जी आपको डॉलर चाहिए, हम आपको डॉलर देंगे। इस दौरान ये 3 साल का अगर आप प्रोग्राम ले रहे हैं तो इस दौरान अब अपने मईशत को ठीक करें ताकि वो सस्टेनेबल बुनियादों पर आगे चले। जैसे इंडिया ने 91 में आईएमएफ प्रोग्राम लिया, उसके बाद नहीं गए इंडिया। तो ज़्यादातर मुल्क 1 या 2 या 3 दफ़ा जाते हैं। अब जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं है, जिस तरह इजिप्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो हम तो उनकी तरह चल रहे हैं कि अवाम, अच्छा जब आप कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे का बोझ किसके ऊपर आता है? उस कर्जे का बोझ तो अवाम के ऊपर आता है। हर दफ़ा अवाम को ये कहा जाता है कि जी आपको एक मुश्किल वक्त गुजारना। आज से 2 साल पहले नहीं हम सुन रहे थे, पिछले तो छोड़ देना, 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी वो भी आईएमएफ के पास गई, वही हमने बातें सुनी। 2013 में जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी वो भी इमीडिएटली विद इन द सेम मंथ आईएमएफ के पास गई, उस वक्त भी हमने ये सब कुछ सुना था। तो ये तो सवाल बनता है ना कि भाई आप फिक्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं फिक्स करते हैं कि अशराफिया जो है उसके मजे इसी सिस्टम में हैं, इसी सिस्टम में। जब आप कहते हैं ना कि सर आप पॉइंट पर, आप एग्जैक्टली उस बात पर आ गए। मैं यही जुबैर साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी। सर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की तैयारी हो रही है, पीडीएम हुकूमत में भी इस तरह की कोशिशें की गई थी। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब ये काम करने की कोशिश की थी तो उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया था कि मुफ्ती इस मामले को देखें, एंड देन फिर वो मामला जो है वो वहीं दब गया था। तो अभी जो कोशिश हो रही है, जो आपने बात कर दी कि शाफिया के मसाइल खड़े हो जाते हैं, सर इस बार हुकूमत कर पाएगी फिर? देखिए मैं और आप तो दुआ कर सकते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत करे, लेकिन वो हुकूमत को पहले तो ये भी जवाब देना ना कि 2 साल पहले क्यों नहीं किया था। मतलब थोड़ा बहुत तो बताएं ना, थोड़ा इतना तो बताएं कि पिछली दफ़ा आप फेल क्यों हुए थे। ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों से फिर वादा करें, फिर लोगों के लिए बोझ डालने के लिए ये तैयारी की जाती है वहाँ पर बोझ डालने के लिए कि आईएमएफ को जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें करनी होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल के पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, ये जो अभी रिसेंट गैस की 16-17 महीने की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एक किस्त ली गई थी, तो सर उसका बता दें, आप जिस जमात की हुक्मरानी थी आप उस जमात का हिस्सा हैं, क्यों नहीं किए गए? जी अब देखें ना, एक एग्जांपल ले लें जो आईएमएफ के साथ समझौते का एक हिस्सा होता है, बुनियादी हिस्सा होता है कि आपके जो कौमी इदारे हैं, पीआईए दूसरे, या तो उसके आप निजकारी करें या आप उसका रीस्ट्रक्चरिंग करें ताकि आपको जो 700-800 बिलियन रुपए का एनुअल लॉस होता है वो ना हो। अभी अगर कोई पूछे कि 2 साल पहले जब हुकूमत आई थी तो आपने निजकारी के वजीर किसको लगाया था, मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानीज़ को उसका नाम भी नहीं पता। तो मतलब अगर आप इतने नॉन सीरियस थे, आई मीन लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे डार साहब, अब वो आज से कुछ अरसे पहले तक तो ये सोच भी नहीं हो सकता था कि जी पीएमएलएन की हुकूमत आया, डार साहब उसमें वजीर ख़जाना ना हो। ये आप भी एग्री करेंगी, पूरा पाकिस्तान एग्री करता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये अनथिंकेबल हुआ है और इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि 16 महीने की जो हुकूमत थी वो इतनी कमज़ोर थी और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि आपको उसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते थे। मतलब इतनी मुश्किलात पीएमएलएन के लिए बन गई कि जी डार साहब को नहीं लगाना, अब डार साहब को कहीं फिट तो करना था। अब फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी, मेरे हिसाब से तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है वो उतने ही अहम होती है जितनी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से। बिकॉज फॉरेन मिनिस्ट्री का काम क्या है, आप ख़ासतौर पर जिस तरह रीजनल कंट्रीज़ हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इन सब के साथ आप रीजनल पीस लेके आए, वो एफर्ट के साथ होता है ताकि आप रीजनल ट्रेड करें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को उसका फ़ायदा हो रीजनल ट्रेड का। इसी तरह से दूसरे ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, पाकिस्तान है, चाइना पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप है, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप है। अभी बड़े मज़े से डोनाल्ड लू ने कह दिया कि जी अगर ये ईरान के साथ कुछ करेंगे तो वी हैव वार्न्ड देम, और पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया। तो you have to build up that relationship for the economic benefit of the masses, लेकिन unfortunately मुझे तो नहीं नजर आता।
फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका कॉरपोरेट बैकग्राउंड है, लेकिन मैं इस जी, चीज़ से जी। इख्तिलाफ करता हूँ कि आप आउटसाइडर को लेके आएँ, क्योंकि जो सियासी जमात का जो मेन फोकस होता है उसका PMLN को अगर तफरीक करता है PPP से या PTI से, तो वो मईशत के जी। हवाले से प्राइमरीली करता है। तो जो प्लान बैठ के बनाते हैं, सोच विचार के, पार्टी की फ़िलॉसफी, पार्टी के लीडर की फ़िलॉसफी को जो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो उस प्लान किसी और ने बनाया है, लेके आप आ जाएं बाहर से किसी को और उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर दें जो अपना इकोनॉमी के लिए। जैसे हमने देखा शौकत तरीन थे या वो हफीज़ शेख थे फाइनेंस मिनिस्टर, और अब भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे PTI की हुकूमत में। तो उस हवाले से मेरा डिसएग्रीमेंट है, अदर नॉट एज अ पर्सन। सर, ये शहबाज शरीफ साहब मुल्की मसाइल से निपटने के लिए कायदाना सलाहियत रखते हैं फिर? देखिए, जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी वो उसमें तो कोई ऐसी झलक नज़र नहीं आई थी, और इस वजह से जो नारा था वो नारा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए था, और पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वर्कर्स थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्कर्स, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी, उनके लिए ये बड़ा क्लियर था कि जी हम ये कहते थे कि 16 महीने की अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो नवाज़ शरीफ आएंगे और वो सब सही कर देंगे। कौन सा नवाज शरीफ? वो जो 2017 में छोड़ के गए थे। सो सबकी उम्मीदें तो नवाज शरीफ के साथ थी, वोट भी नवाज शरीफ के नाम पर ही लिया गया था। अगर ये शायद पता होता PMLN के वर्कर्स को कि जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, तो ये रिजल्ट्स थी जो इतने ख़राब आए ये भी ना होते। तो जाहिर है उनमें जो मेरे अपने हिसाब से उनमें जो काबिलियत थी लीड करने की, कंट्री को, सूबे को, एक डिफरेंट होता है सूबे को लीड करना या मेयर को बनना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। पॉलिसी मैनेज करना जिससे दूरस्थ नताइज हों, नवाज शरीफ की जो थिंकिंग थी, जो जिस किस्म की वो डिसीजन मेकिंग थी, मेरे हिसाब से उनका ना होना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर, ये ज़रा ये बताइएगा कि आपने कहा है कि आपने नून लीग को नहीं छोड़ा बल्कि नून लीग ने आपको छोड़ दिया है, तो इस वक्त आपका नून लीग में स्टेटस क्या है? आपको नून लीग के सीनियर रहनुमा पुकारा जाए, सीनियर सियासतदान कहा जाए? क्योंकि जिस तरह के आपके स्टेटमेंट मुसलसल मैं देख रही हूँ तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखिए, मैंने नून लीग को नहीं छोड़ा। मैं पार्टी बहुत बड़ी होती है, इसमें गलतफहमी में किसी को भी आना चाहिए। पहले भी लोगों ने कोशिश की है कि अपने आप को समझा कि बहुत बड़े हैं और पार्टी छोटी है, उनके जाने से पार्टी को अफेक्ट होगा, ऐसे कोई बात नहीं होती। ये लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड फ्रैंक अबाउट इट। लेकिन पार्टी के जो एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किरण बयानिया था। वो पाकिस्तान की तारीख में कम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस किस्म का स्ट्रॉन्ग बयानिया, और उसकी वजह ये थी कि वी स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड इन डैट। वो उसका मतलब क्या था? सिविलियन सुप्रीमेसी। और वही सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग में जो कुर्बानियाँ दी थी, सबसे आगे बढ़ के मियाँ नवाज शरीफ ने, उनकी बेटी मरीम नवाज ने, बाकी तमाम लीडरशिप ने, वर्कर्स ने, सब ने मुश्किलात झेली थी उस सिविलियन बालादस्ती के लिए। वरना तो 2016-2017 में बड़े आराम से आज भी मियाँ साहब ने कुर्बानी दी है सर? नहीं दी है? नहीं, मतलब मियाँ साहब ने तो कुर्बानी दी है, लेकिन वो वोट को इज्जत दो के बेसिस पर नहीं दी है। 2017 में जो कुर्बानी दी थी वो वोट को इज्जत दो। अगर उस वक्त अगर बैकडोर कोई अरेंजमेंट हो जाता, और जो कि बड़े आसानी से हो सकता था, अभी कि किस लिए हमारा कुर्बानी अगर दी है सर? इन्हिसार अवाम की, अभी तो देखें ना, ये तो जाहिर है वो सही बता सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने क्यों कुर्बानी दी है। मैं तो समझता हूँ कि नहीं देनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि PMLN अगर हुकूमत बनाने जा रही थी, पहली तो बात ये, बहुत से वो लीडर्स भी जो कि PMLN के साथ अभी भी बिल्कुल साथ हैं, जिस तरह जावेद लतीफ़ हैं और भी कुछ लीडर्स हैं, वो समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ कि जी PMLN को जो रिज़ल्ट आए थे उसके तहत हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी फेडरल लेवल पर। पंजाब में बिल्कुल ले लेनी चाहिए थी, लेकिन फेडरल लेवल पर नहीं लेनी चाहिए थी। PTI शोर मचाए या पीपल्स पार्टी का, हमारा ये मसला नहीं है कि हम ये कहें कि जी हमने रियासत बचानी है। रियासत को ये नहीं होता कि इतनी छोटी सी चीज़ है कि आप ये कहें कि मैंने हुकूमत नहीं बनानी तो रियासत गिर जाएगी। पूरी दुनिया में होता है, आप चॉइस करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि हमारे पास क्या इतना मैंडेट है। मेरी नज़र में मियाँ नवाज शरीफ को गलत बताया गया था कि हम स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन, ख़ासतौर पर पंजाब में। जब वो रिज़ल्ट नहीं आए
तो किसने उन्होंने बताया था बिल्कुल सर? सही फैसला किया कि इस वक्त हम इलेक्शन के नताइज, इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ ने मेरे ख्याल में ये सोचा कि अगर वो बनते हैं तो वो फैसले, जो मुश्किल फैसले इस वक्त करने की ज़रूरत है, जिसके पीछे आपके पास मेजॉरिटी हो। नहीं सर, अवाम ये की मियां genuine साहब को किसने Form बताया था 47 के कि वो basis पर क्लीन नहीं, स्वीप कर जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे? सब बता रहे थे उनको, PMLN के लोग। सर मतलब सब नाम ले सकते हैं, कौन mostly बता रहा था? जो मैं जानता हूँ जिनको, नहीं नाम क्या ले सकते हो, मेरा नहीं ख्याल है किसी एक ने भी ये कहा होगा, किसी एक ने भी कि जी हमारी पोजीशन बहुत वीक है। मेरा नहीं ख्याल है किसी एक ने भी ये कहा था। आपको याद होगा कि जिस दिन वो वोट डालने गए थे और वोट डाल के निकले थे, उस हल्के में थे जिधर से ओन चौधरी जीते हैं, तो वो जब निकले थे और मीडिया से उन्होंने बात की थी तो जुबैर साहब, जो सियासी लीडर और मियां साहब 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, अब उनकी सियासी बसीरत तो सर, और सियासी लीडर जो होता है वो बसीरत वाला होता है, सियासी बसीरत वाला होता है। तो मियां साहब को लोग आसपास के बता रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद सूरत हाल को नहीं भापा। देखें, ये ऐसा था ना कि असल मुकाबला पंजाब में होना था PTI के साथ, और वो ये बताया जा रहा था कि जी हम अब ऑडियो टेप निकाल देंगे इसकी, अब वो बुशरा बीबी के खिलाफ ये आ जाएगा, फिर मानिका के बारे का इंटरव्यू दिलवा देंगे, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पूरा इमरान खान की तो बिल्कुल सियासत ख़त्म हो जाएगी, और फिर एक के बाद 2 और 3 उसके खिलाफ कन्विक्शंस करवा देंगे 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से, तो इमरान खान तो ख़त्म हो जाएगा और उसका कोई, और बल्ला छीन लेंगे, तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों PTI के लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए? लेकिन हैरान कुन बात ये हुई कि PTI के वोटर निकल आए, पूरे पाकिस्तान में निकल आए, बावजूद इसके कि सिंबल ले लिया गया था, बावजूद इसके कि जो मुश्किलात उनको थी, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे। सो मेरा ख्याल है वो तमाम बेसिस पर यही बताया गया था कि जी अब तो इमरान खान को भूल जाएं। जब कन्विक्शंस दी थी वो इसी वजह से दी थी इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, कि ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान इज़ हिस्ट्री नाउ, और उनके सपोर्टर्स जो हैं अगर ना ही निकले तो अच्छा है, अगर 2-4 निकल भी आएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जुबैर साहब, आप क्या कह रहे हैं सर? इन कन्विक्शन की यकीन दहानियां पहले से मियां साहब के पास थी? नहीं, मियां साहब को नहीं, जो पार्टी की थिंकिंग थी, क्योंकि उस वक्त हम, जाहिर सी बात है, PMLN पुश कर रही थी, हम उतने ही इंटरेस्टेड पार्टी थी उनके खिलाफ केसेस में, चाहे वो साइफर का केस था, चाहे वो उनकी इद्दत के हवाले से केस था, या एक तीसरा मुझे नहीं याद है कौन सा केस था, हाँ, तोशा खाना के हवाले से था। अब आप इद्दत वाला केस देखें ना, उसका बिल्कुल मेरे हिसाब से तीनों कन्विक्शन का नेगेटिव रिएक्शन हुआ, क्योंकि जो सपोर्टर होता है ना वो ये समझता है, और पाकिस्तान में ये समझना बिल्कुल सही है। क्योंकि किरण, आप तो सर आप इस बात की को अग्री करते हैं जुबैर साहब? जी जुबैर साहब, सवाल भी ले लें। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो उन्हें मजीद कामयाब बनाने के लिए हो रहा है, और इस मामले पर पार्टी में डिस्कशन भी हुई है। कौन किस किस्म की मदद कर रहा है सर? और एग्जैक्टली फिर मुझे आपकी बात से यही तासुर मिल रहा है, शायद आप भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखें, मैं ये नहीं कह रहा, ये जो देखें, हम अगर या तो हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते। अगर हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो फिर कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए और आवाम को आज़ादी होनी चाहिए। वो जिसको, जब आपने बल्ला छीना तो आपने इमरान खान के खिलाफ बल्ला नहीं छीना एज अ सिंपल, आपने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनका राइट छीना, जिनके पास ये राइट है पाकिस्तान के आइन के तहत कि वो जिसको समझते हैं कि वो वोट जाके डालें, और वो अगर समझते हैं कि ये पार्टी रूल करे उनको, तो वो उनका हक है। या तो आपने फिर बैन लगाने की कोशिश करनी थी, कैबिनेट अप्रूव करता, कोर्ट जाते, इलेक्शन कमीशन जाते, उसको बैन कर देते पार्टी को। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि आप लोगों को भी अंदर बंद किया हुआ है, आप सब कुछ उनके लिए मुश्किलात, जिनकी सर देखिए, मतलब जो कुछ हो रहा था, जो मामलात हो रहे थे PTI के साथ, जो सजाएं हो रही थी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही थी, लेकिन उसका फायदा अदालतों से हो रहा था। मामलात हो रहे थे या इलेक्शन कमीशन से हो रहे थे या अदालतों से हो रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि उसका फायदा PMLN को होना चाहिए था, लेकिन उनको उसका नुकसान हुआ। किरण, आप भी इतनी मासूम नहीं है कि अभी ऐसे हो सकता है कि 2018 में, 2017 में सारे गलत काम नवाज शरीफ और PMLN की लीडरशिप कर रही थी, इसलिए उनके खिलाफ सजाएं हो रही थी, और 2022, 23, 24 में सारे गलत काम इमरान खान और PTI ने करने शुरू कर दिए, और वो इस वजह से अंदर बंद हो रहे हैं या उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दिस इज अननेचुरल। किसी को भी आप न्यूट्रल बंदे को बाहर बैठ के कन्विंस करने की कोशिश करें, वो कहेगा यार ये मुल्क है क्या है,
यही जो इमरान खान था उसके पीछे एक ज़माने में जनरल शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम और साकिब निसार एज जजेस और वो सारे उसके साथ थे जी। अब एकदम से क्या सर, हुआ है कि जी एक गलत काम आपके जिम्मे भी डाला जाता है सर। आदमी है, आपके लिए भी कहा जाता है, ये गलत काम आपने भी किया सर। आपने एक मुलाकात की 2020 अगस्त में। जी, तो मुलाकात करना कौन सा जुर्म है? नहीं मतलब वो सर, गलत वो जो कैसे पैगाम हो गया? पहुंचाना था वो टास्क किसने दिया था वैसे आपको? देखें वो एक तो किरण उसमें बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। एक तो बड़ा क्लियर है कि मैं कभी भी जनरल बाजवा से बावजूद इसके कि पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात थी, बावजूद इसके कि मेरी उनसे अच्छी जान पहचान थी, लेकिन चाहे वो पनामा का फ़ैसला आना की बात हो या इलेक्शन 2018 के हों या दूसरी सज़ाएं हों 2018, 19, 20 में जो भी हुआ पार्टी के साथ, आपको भी पता है मैंने कभी भी नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि ये सेंसिटिव मामलात होते हैं कि हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, जिस तरह मैंने कहा बयानिया था, मैं उस बयानिए के ख़िलाफ़ जाके वोट को इज़्ज़त दो के जाके रातों को मीटिंग तो नहीं कर सकता था अपनी मर्ज़ी से। तो वो एक जाहिर सी बात है, मुझे कहा गया था और वो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। सर, मैंने ये क्यों कहा कि ये गलती आपके ज़िम्मे डाली जाती है, क्योंकि इस मुलाकात के हवाले से आप कहते हैं कि क़यादत को आपके बारे में ये तासुर दिया गया कि आपने पैगामात पहुंचाने में कोताही की है। तो क्या कभी आपने इस मामले को क्लियर करने की कोशिश की? जी, मैं उसका एक बड़ा सिंपल सा किरण सबूत है। आपने कहा अगस्त 2020 में मेरी मुलाकात हुई थी 27 अगस्त को, और दूसरी मेरी मुलाकात हुई थी 7 सितंबर को। और अगर मैंने ये गलत काम किया था, इतना गलत काम किया था, तो फिर उसके पूरे एक महीने के बाद 7 अक्टूबर 2020 को मुझे मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का स्पोक्स पर्सन ना लगाया जाता। बड़ी सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उस वक्त पीडीएम बन चुका था उससे कोई 10-12 दिन पहले। और अब हमारा जो एक जो भी जिहाद कहें या जो भी कैंपेन थी, अब वो डायरेक्टली स्ट्रीट्स में तय करने का फैसला हुआ था कि हम जल्द से जुलूस करेंगे जो भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। एग्जैक्टली सर, फिर यही तो सवाल है, आप स्पोक्स पर्सन, आप मैं उनके साथ था, तो फिर आपकी बात को यकीन क्यों नहीं किया गया? नहीं, लेकिन मैं तो आपकी बात को यकीन किया गया, हो नहीं सकता ना कि अगर मैं मुलाकातें करके आया था और उसमें इजाज़त के बगैर फॉर एग्जांपल, या वो मैंने कोई मिसकम्युनिकेशन किया था, तो फिर उसके बाद पार्टी की टॉप लीडरशिप, इससे बड़ा तो ऑपोजिशन में ओहदा नहीं मिल सकता था ना, एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज। और सबसे मुश्किल तरीन हालात में उस वक्त तो वो आसान नहीं थे ना। जाहिर सी बात है, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ थी, आपको पता है। उसके जब मुझे अपॉइंट किया उसके 5 दिन के बाद गुजरांवाला की स्पीच थी जो मियां नवाज शरीफ ने फर्स्ट टाइम नेम कॉलिंग की है, तो वो उसका बोझ जो था बयानिए का, उनके बयानिए का, वो मेरे कंधों पर था ना डायरेक्टली। आई हैड टू डिफेंड आप लोगों के सामने आके, मीडिया के सामने आके कि जी नहीं ये सही तरीका है, और जो भी हमारी पार्टी की पॉलिसी होती थी, जो भी सर लास्ट में मुझे जुबैर साहब ये बता दीजिए, शायद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी का, नई पार्टी का तस्करा कर रहे हैं, क्या मोहम्मद जुबैर उस पार्टी का हिस्सा होंगे? वो जब फाइनल करने की बात आएगी तो मैं ज़रूर, ज़ाहिर है आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शाहिद खाकान अब्बासी, प्रॉब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन आवर हिस्ट्री। तो उनमें काबिलियत तो बहुत है और तजर्बा भी बहुत है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो वो क्या पार्टी जब मियां साहब से ज़्यादा काबिलियत जाएंगे, फाइनल करने जाएंगे। देखिए, एक मियां साहब की तो सियासी बसीरत को कोई भी नहीं बीट कर सकता। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आप ऐसे नहीं बन जाते, और वो भी 40 साल के पीरियड में, और वो भी हर दफ़ा आपको एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, 93 में, 99 में, 2014 में फिर आपके ऊपर हमला किया, निकालने की कोशिश की, फिर पनामा में निकाल दिया। तो मियां नवाज शरीफ को तो पॉलिटिकल इन तजर्बे के हवाले से और लोगों के ट्रस्ट के हवाले से नो वन कैन बीट, नो वन कैन क्लेम कि मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा सियासी बसीरत, और सियासी बसीरत नहीं, वो 3 दफ़ा जब रहे प्राइम मिनिस्टर, निकालने के इल्ज़ाम के साथ साथ लाने का इल्ज़ाम भी लगता है ना। तो निकालने के इल्ज़ाम को तो आप तस्लीम करते हैं, आप लाने के इल्ज़ाम को भी तस्लीम करते हैं क्या? लाने का बिल्कुल मैं मानता हूँ 80s में, लेकिन वो जो जब उन्होंने 93 अप्रैल 18 को या 17 अप्रैल को जब तकरीर की थी, गुलाम इसहाक ने जब उनको थ्रेट किया था, तो उन्होंने कहा था आई विल टेक नो डिक्टेशन। तो
उस दिन वो उन्होंने प्राइस पे कर दी थी। उसके बाद 30 साल की उनकी जद्दोजहद है, कोई आसान जद्दोजहद नहीं है, जिसमें कैद भी हुए, एक्साइल में भी गए, सब कुछ है। और प्लस फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर भी किया। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जस्ट बिकॉज आई एम ऑन द अदर साइड, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे उनकी जो शख्सियत की जो काबिलियत है, जो कि अनपैरेलल्ड है, उसको मैं कोई कम करने की कोशिश करूंगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और अहम मामला है, उस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। साबिक जज शौकत सिद्दीकी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए सर हमारी तरफ से, आप सुप्रीम कोर्ट में सुरखरू हुए हैं, फैसले से मुतमईन हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मैं मुतमईन हूँ फैसले से, अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत साहब, आला अदलिया का जज होते हुए आपको इंसाफ के लिए सर 6 साल का इंतज़ार करना पड़ा। आपने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें भी की लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई, किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, इसमें हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो पिछले अदवार में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का जो आपस का एक नेक्सस था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से मेरा केस जो है मुसलसल इल्तवा का शिकार हुआ। और ज़ाहिर है ज़िम्मेदार तो मैं उन्हीं को समझता हूँ जो मेरे अदारे के बड़े थे और जो मेरे अदारे के ज़िम्मेदारान थे। मैं उन्हीं को ही समझता हूँ कि वो सारी सिचुएशन डिले का जिम्मेदार वही हैं। सर इस फैसले से ये तो तय हो गया कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो दुरुस्त नहीं हुई थी, लेकिन जिनके खिलाफ आपने इल्ज़ामात लगाए थे उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो इस हवाले से आप किसी फोरम पर जाने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैंने तो 22 जुलाई 2018 से एक स्टांस लिया हुआ है। अब ये तो मौजूदा गवर्नमेंट का काम है कि वो अगर इस मामले के हवाले से कोई तहकीकात करने चाहिए तो इंक्वायरी कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूट कर दे, मैं उसमें पेश होकर अपनी स्टेटमेंट दूंगा। अपनी जो मेरे पास जो एविडेंस है मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा। बस मैं तो यही कर सकता हूँ। मैं एक अकेला फर्द हूँ और जिसने ऑलरेडी बहुत लंबी एक और मुश्किल जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सुरखरू हुआ हूँ। तो मैं तो किसी फोरम पे ज़ाहिर है अगर मुझे तलब किया जाएगा तो ज़रूर जाऊँगा। सही। अच्छा सर, इस तमाम दौरानिए में तकरीबन 6 साल के अरसे में या अभी आपसे जनरल फैज़ हमीद ने किसी तरह से रब्ता करने की कोशिश की या किसी के ज़रिए आप तक कोई पैगाम आया? जी, मुझसे तो बस वो 2 मुलाकातें जो मेरी सरकारी रिहाइशगाह पर हुई वो ही हुई और उसके अलावा जो है मेरे उनके साथ किसी सतह पे कोई राब्ता नहीं हुआ। सही। अच्छा सर, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और एक वक्त था कि लीगी कायदीन की जानिब से जनरल फैज़ पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे और बाकायदा आपकी तकरीर को कोर्ट किया जाता था। मरियम नवाज तो उनके खिलाफ दरखास्त लेकर भी गई थी अदालत। तो सर उनकी तरफ से या PMLN की तरफ से कोई राब्ता वगैरह किया गया आपसे? नहीं जी, PML की तरफ से एज ए पार्टी मुझसे किसी सतह पे कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही मैंने किसी से कोई राब्ता किया। उनकी ज़ाहिर अपनी तरजीहात होंगी और उनकी कंसिडरेशन होगी। मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। और आपके खिलाफ सर जो सारी कार्रवाई हुई वो तहरीक इंसाफ के दौर में हुई और अल्टीमेटली सारे मामले के बेनिफिशरी भी वही थे, तो क्या आप इस तमाम मामले का जिम्मेदार उन्हीं को ही समझते हैं?
देखिए, तहरीक इंसाफ तो एक उसकी इकाई थी ना, जो इसमें तो तीन चीज़ें जो थी वो मुश्तरका थी। अदलिया नंबर 1, नंबर 2 उस वक्त की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम ये आसानी से कह सकते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड जनरल फैज हमीद, और तीसरे नंबर पे जाहिर है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। सर, आपने अपनी तकरीर में ये तो बताया था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के केसेस किस तरह से मैनेज हुए, उनके फैसलों को किस तरह से मैनेज किया गया। क्या इसके अलावा और केसेस भी, किसी और के केसेस भी, उनके फैसले भी मैनेज हुए उस दौरानिए में? जी, शुएब शेख साहब का फैसला जो है उसको मैनेज किया गया। उसकी पादाश में हमारे एक एडिशनल सेशन जज साहब को अपनी सर्विस से हाथ धोना पड़ा, और इसी तरह और बोल के हवाले से कुछ केसेस की बात थी। फैजाबाद धरना के हवाले से कुछ केसेस के मामला थे, और जो मेरे नॉलेज में है। इसके अलावा जो अगर कोई चीज़ें हुई हैं तो कम से कम मैं ज़ाती तौर पर उनसे आगाह नहीं हूँ। सर फैजाबाद धरना केस में क्या कहा गया? बस फैजाबाद धरने के हवाले से भी एक मुख्तलिफ एफर्ट्स की गई कि जी के इस तरह का ऑर्डर करें, इस तरह का ऑर्डर ना करें, और इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की गई। हाँ जी, मुझे एक और सच याद आ गया। इसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद में एनक्रोचमेंट्स ख़त्म करने के हवाले से था, और उसमें ISI डायरेक्टरेट जो है उसके सामने की जो अपारा रोड थी उसको भी क्लियर करने का जो ऑर्डर था उसको भी कोशिश की गई कि उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए और उसकी एग्जीक्यूशन ना हो सके। ठीक सर, अब आप क्या इरादा रखते हैं? क्या सियासत में आने का सोच रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मेरा कोई सियासत में आने का इरादा नहीं है। मैं तो इंशाल्लाह अपने प्रोफेशन में वापस आ चुका हूँ, और मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा, और उसमें तमाम किस्म के सियासतदानों के जो मामलात हैं उसको करीब से देखने का मौका मिलेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। 6 साल की इन्होंने जिद्दोजहद किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू हुए हैं। जो तमाम इल्ज़ामात जिसकी बुनियाद पर इनको अलग किया गया था, निकाला गया था, वो इल्ज़ामात इन पर से ख़त्म हो गए। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। धमाके, धुआं, गोलियों की तड़तड़ाहट, भगदड़ और लाशें ही लाशें, ये मंजर कशी है गुज़िश्ता रोज़ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाले दहशतगर्द हमले की, जहां चंद दहशतगर्दों ने कुछ मिनट्स में मौसीकी के कॉन्सर्ट के हंसते झूमते माहौल को चीखो पुकार में बदलकर लहू लुहान कर दिया। रूसी हुक्काम बता रहे हैं कि मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हमले से 150 के करीब अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। रूसी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया, और आलमी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि उसके जंगजुओं ने मॉस्को के नवा में एक बड़े इज्तिमा को निशाना बनाया है। रूसी हुक्काम बता रहे हैं कि हमला आवरों की तादाद 2 से 5 के दरमियान थी, और वो कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे। उन्होंने फायरिंग करने के साथ साथ दस्ती बॉम्ब भी फेंके। उसके फौरी बाद इमारत में आग लग गई। पाकिस्तान समेत यूरोपीय ममालिक, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की मजम्मत और अफसोस का इजहार किया है। साथ ही अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने बताया है कि रवा माह ही अमरीकी हुकूमत के पास मॉस्को में दहशतगर्द हमले से मुतल्लिक मालूमात थी, जिसमें मुमकिना तौर पर बड़े इज्तिमा को निशाना बनाया जाना था, और इस मुमकिना हमले के बारे में रूस को खबरदार भी किया गया था। मुबैना तौर पर रूसी हुकाम की तरफ से इस इत्तला को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया था।
यूक्रेन ने इस हमले में किसी भी तौर पर मुलव्वस होने की तरदीद की है, लेकिन रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद समेत 11 अफराद की गिरफ्तारी का दावा करते हुए कहा है कि इन मुसल्लह अफराद के यूक्रेन में राबते थे और जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया वो यूक्रेनी सरहद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है नाजरीन इस हमले की टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि ये हमला व्लादिमीर पुतिन के 5वीं बार सदर मुंतखब होने के सिर्फ 5 दिन के बाद हुआ है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।